हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सभी के लिए हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है, उसके सेकंड पार्ट नागरिक शास्त्र के सेकंड चैप्टर को मैं लेकर के आई हूँ आपके पास। यह है देश की सुरक्षा और विदेश नीति। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था कि देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाए। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया। अतः सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल की संख्या बढ़ाने तथा सेना की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। विश्व में हथियारों की होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के विकास के लिए मजबूर किया, जिसने परंपरागत युद्ध प्रणाली के साथ साथ युद्ध के नए तरीकों तथा सुरक्षा के प्रबंध किए गए। सेना के तीनों अंगों थल सेना, जल सेना और वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। सैन्य संगठन भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है, कमांडर, वो राष्ट्रपति होता है, किंतु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति है, जिसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय इसके कार्य का संचालन करता है और सेना के उन तीनों अंगों को कार्यों की निगरानी रखता है। अपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर टेलीविजन में सेना के तीनों अंगों जैसे कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना का मार्च पास्ट करते देखा होगा उनको। तो चलिए आइए अब हम अपने देश की सेनाओं को जानते हैं। हमारी सेनाएं सभी मुख्यालय इनके जो हैं, सभी के मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय थल सेना जो है 5 कमानों में विभाजित है: पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। थल सेना में कई प्रकार की सेनाएं हैं, जैसे इन्फेंट्री, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल कोर, आर्मी शिक्षा कोर आदि। भारतीय नौसेना जो है, जल सेना भी कहते हैं इसको, ये 3 कमानों में विभाजित है: पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, दक्षिणी कमान। नौसेना के भारत में 2 बेड़े हैं, पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा। जो भारतीय वायुसेना है, इस समय 4 कमान है भारतीय वायुसेना में: पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और रख रखाव कमान। ठीक है, चलिए कुछ अन्य बिंदु हैं, इनको भी देख लेते हैं। थल सेनाध्यक्ष को जनरल कहते हैं, नौसेनाध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं और वायु सेनाध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। ठीक है, चलिए इन सशस्त्र सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है। महिलाओं को भी अल्प सेवा कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती किया जाता है। जिन शाखाओं में महिलाओं की भर्ती की जा सकती है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है थल सेना की सिग्नल, सेवा कोर, इंजीनियर, शिक्षा कोर, आयुध कोर तथा गुप्तचर शाखा में। और नौसेना की सभी शाखाओं में। वायुसेना की उड़ान, वैमानिकी, इंजीनियरिंग, शिक्षा प्रशासन, लेखा और मौसम विभाग में। सेना में भर्ती होने के लिए एक चयन परीक्षा ली जाती है। इसमें उत्तीर्ण होने पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। सैन्य प्रशिक्षण के लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनमें से नेशनल डिफेंस अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज मुख्य हैं। आधुनिक युग में नए नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा है। दूरगामी मिसाइलों तथा परमाणु बम के आविष्कारों से आक्रमणों का खतरा और भी बढ़ गया है। भारत ने भी परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है तथा अनेक प्रकार की मिसाइलें तैयार की है। इनका उद्देश्य आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा करना है। सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण तथा प्रक्षेपास्त्र परीक्षण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान उल्लेखनीय है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे और मिसाइल क्या होती है, उनका कार्य क्या है, ये जो है चर्चा की जा सकती है इस विषय पे। ठीक है, अपने गांव और नगर की सुरक्षा कौन करता है, इसके विषय में लिखना है। जिस प्रकार हम अपने गांव एवं घर को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के संगठन तैयार किए गए हैं। चलिए समझते हैं। सुरक्षा में सहायक अन्य संगठन। सेनाओं के उपर्युक्त 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल,
मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF नामक संगठन करता है। समुद्र तल की सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक मतलब कि कोस्ट गार्ड करते हैं। और जो है इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना और खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन जो है प्रादेशिक सेना मतलब कि टेरिटोरियल आर्मी है। यह नागरिकों का एक संगठन है जिसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने में इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर मतलब कि NCC, आप जानते हैं आप सभी। इनमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीज़न है। NCC का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, स्नातक उपाधि कॉलेजों, महाविद्यालयों तथा अन्य स्कूल कॉलेजों में दिया जाता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एक जो है अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब कि CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक सबसे बड़ा है। ये जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। रैपिड एक्शन फोर्स मतलब कि RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ही एक शाखा है जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब कि NSG गृह मंत्रालय के निरीक्षण में कार्य करती है और इनका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों के बचाव एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना है। शांति काल में सेनाओं तथा सहायक संगठनों की आवश्यकता उस समय भी पड़ती है जब देश पर किसी प्रकार का आंतरिक संकट आ जाता है। जैसे कि गुजरात में जब भूकंप आया था, उड़ीसा में जब बाढ़ आ गई थी, अंडमान निकोबार में सुनामी के समय भी सैनिकों ने जो है अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी। नागरिकों के कर्तव्य, हमारे सैनिक युद्ध के समय तथा अन्य अवसरों पर देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने को सदा तत्पर रहते हैं। कितने ही सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं आज भी सराही जाती हैं। अतः हम सभी लोगों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए हर प्रकार के उपाय करने चाहिए। युद्ध हमेशा नहीं होता है किंतु उसका खतरा तो हमेशा बना रहता है ना। देश की रक्षा में विघ्न डालने वाले तत्वों पर कड़ी निगाह रखने में नागरिकों का सहयोग परम आवश्यक है। सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत देश की विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता और सहयोग का भाव रखना चाहता है। इसके साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है, उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही गुट अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने का और स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाने का कार्य कर रहे थे, मिलाना चाह रहे थे। गुट निरपेक्षता, विश्व की ऐसी परिस्थिति देखकर हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए। इसीलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। गुट निरपेक्षता का अर्थ यह है कि भारत न तो किसी गुट में शामिल होगा और न किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। पंचशील, देश की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते हैं। वह सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसीलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों ने 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, उन्हें ही पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला कि
एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। दूसरा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। पांचवा था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। जहां हम एक दूसरे देश की एकता और प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। भारत की विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से हो। हमारा संविधान भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निर्देशित करता है। इसके अतिरिक्त भारत में सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, अंगोला और बांग्लादेश। निःशस्त्रीकरण की नीति। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निःशस्त्रीकरण मतलब कि शस्त्रों को कम करना की नीति का समर्थन किया। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व का विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का घोर विरोध किया। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निःशस्त्रीकरण ने जितने धन की बचत होगी उनका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। भारत का विश्व शांति में सहयोग। भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है, वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने डॉक्टरों का एक दल भेजा एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी थी। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, पंचशील, निःशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल, तच्छेस, आसियान जैसे संगठनों के माध्यम से विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।